अगला टॉपिक आता है हमारा जीएसटी आईएन, जीएसटी इन जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है, इन क्या है? तो जीएसटी इन का मतलब है आईएन। जीएसटी तो आप जान चुके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईएन का मतलब क्या है? आईएन मतलब है आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक्चुअली जब हम बिजनेस करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आपने अगर कभी बिल, पक्का बिल अगर आपने खरीदा, माल खरीदते समय पक्का बिल लिया है, तो आपने देखा होगा जीएसटी का एक नंबर होता है, जीएसटी आईएन बोलते हैं उसको, जीएसटी आईएन 15 डिजिट का एक नंबर होता है। इस 15 डिजिट के मैं तुमको तोड़ना बता दूं। देखिए, शुरू की जो 2 डिजिट है वो स्टेट को आइडेंटिफाई करती हैं। हर स्टेट का अपना एक कोड होता है, वो शुरू की 2 डिजिट में लिखा हुआ होता है। उसके बाद के जो अगले 10 नंबर होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें पैन कार्ड का नंबर होता है। आपको मालूम होना चाहिए, पैन कार्ड के बारे में तो जानते हैं सब लोग। तो पैन कार्ड का नंबर नेक्स्ट 10 में होता है। पैन कार्ड 10 डिजिट का नंबर होता है, तो वो इसमें भरा हुआ होता है पैन कार्ड नंबर। इसमें पैन कार्ड का नंबर होता है नेक्स्ट 10 डिजिट। तो 2 और 10 कितने हो गए? 12। अब आते हैं अगले 3। ये है हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जनरेट होता है, ये सबका डिफरेंट करेगा। ठीक है, जैसे सपोज है यूपी में 2 सेलर है, तो यूपी में 2 सेलर है तो उनका ये वाला कोड सेम रहेगा। यहां पर उनके पैन कार्ड के नंबर आ जाएंगे, और ये नंबर जनरेट होता है। कहां से जनरेट होता है वो बताने वाला हूं। ये नंबर जनरेट होता है, तो 15 नंबर को भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। 15 में क्या होता है? शुरू के 2 में स्टेट कोड हो जाता है, देन आफ्टर 10 में आपका पैन कार्ड का नंबर आ जाता है, एंड देन आफ्टर अगले 3 में आपको यूनिक नंबर, आपका अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। ठीक है, कौन देता है? एक होता है जीएसटी एन। एन फॉर क्या है? हमारा नेटवर्क। एन फॉर क्या है? हमारा नेटवर्क। एक सिस्टम है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। जैसे ही आपने जीएसटी की फाइल के लिए रजिस्ट्रेशन करा कि आपको जीएसटी एन चाहिए, यानी कि आपको जीएसटी नंबर चाहिए, तो एक सिस्टम है, आपकी फाइल अंदर जाएगी, सिस्टम अपने आप एक नंबर जनरेट करेगा, दैट इज यूनिक आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी, सिस्टम जनरेट करेगा। ये सिस्टम है, ये ग्लोबल, पूरे ग्लोब में फिक्स है। इसमें क्या होगा? कभी भी आपने जीएसटी पेड करी, जीएसटी आपको मिली, आपने जीएसटी का घोटाला कर लिया है, ये सब कुछ ये सिस्टम बता देगा। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है आपके आधार कार्ड से सारी डिटेल जुड़ी हुई हैं, इसी तरह से जीएसटी का जो जीएसटी नेटवर्क है, ये जैसे ही एक कोड जनरेट करेगा, इस कोड के बारे में सारी जानकारी इसके पास आ जाएगी। जब भी ये कोई बिजनेस करेगा, कुछ भी ट्रांजेक्शन करेगा, वो सारी जानकारी इनको मिल जाएगी। दैट इज नोन एज जीएसटी नेटवर्क, जीएसटी एन। क्लियर हो गया यहां तक भी? ठीक है, जीएसटी से जुड़े हुए कुछ टर्म जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं कि जीएसटी शुरू कब से हुआ। ठीक है, वर्ल्ड में जीएसटी कब से शुरू हुआ और हमारे इंडिया में जीएसटी कब से शुरू हुआ? तो वर्ल्ड में सबसे पहले जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 1954 में, 1954 में। और ये किस देश में शुरू हुआ था? ये हुआ था फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। 1954 में स्टार्ट हुआ था, फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हमारे इंडिया में कब एप्लीकेबल हुआ? हमारे इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2017 से। मिस्टर नरेंद्र मोदी पीएम, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। 1 जुलाई 2017 से ये एप्लीकेबल हो गया था पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 से पूरे भारतवर्ष में। लेकिन इसके लिए इसको जो राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलती है, आपको ये मालूम होना चाहिए, हमारे भारत में कोई भी जब कानून बनता है, कोई भी बिल बनता है, तो उसके लिए उसकी लोकसभा से उसकी स्वीकृति होनी जरूरी है, राज्यसभा से स्वीकृति होनी जरूरी है, और फिर राष्ट्रपति से उसकी स्वीकृति होनी जरूरी है। तो राष्ट्रपति ने, इंडियन प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने स्वीकृति दे दी थी 8 सितंबर 2016 को। 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट द्वारा इस बिल को पारित कर दिया गया था, हमारे इंडियन प्रेसिडेंट द्वारा। और उसके बाद में इतना टाइम क्यों लग गया, अब ये समझते हैं। प्रेसिडेंट ने स्वीकृति दे दी थी 8 सितंबर 2016 को, भैया बिल पारित हो गया है। प्रेसिडेंट सबसे लास्ट में देता है। एक्चुअली ये जो बिल क्या था, जीएसटी का जो बिल था, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी रजामंदी शामिल होनी चाहिए थी, क्योंकि ये स्टेट के लिए भी आता है। तो स्टेट ने धीरे धीरे करके, स्टेट जो थे 1 बाय 1 उन्होंने स्वीकृति दी। कुछ स्टेट शुरू में मना कर रहे थे, हम जीएसटी लागू नहीं होने देंगे, हम जीएसटी लागू नहीं देंगे। सबसे पहले जिस स्टेट ने दिया था उसका नाम था असम। असम जो था पहला स्टेट था जिसने अपने, हमारे इंडिया में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि इंडिया के अंदर जो पहला स्टेट जिसने जीएसटी को पारित मान कर दिया, वो कौन सा था? असम। और लास्ट स्टेट जिसने जीएसटी को पारित किया था वो था जम्मू एंड कश्मीर, जेएंडके। ये लास्ट था, यानी सबसे पहले इंडिया में जो पारित हुआ वो था असम में, और सबसे लास्ट में कहां पर हुआ था? जम्मू कश्मीर में। तो इस वजह से टाइम लगा, और टाइम लगने के बाद 1 जुलाई 2017 को जीएसटी होल इंडिया यानी कि पूरे भारतवर्ष में अप्लाई कर दिया गया, लागू कर दिया गया। क्लियर हो गई यहां तक की बात? इसके बाद बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ये मत समझना आप कि जीएसटी
यहीं से शुरुआत हुई थी। सबसे पहले इंडिया में जो जीएसटी को लेकर आने वाले थे कि जीएसटी होना चाहिए इंडिया में, वो थे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज डेड नाउ। तो वो उन्होंने सबसे पहले 2000 ईयर था, उन्होंने सबसे पहले जीएसटी की बात करी थी कि इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए था। उसके लिए उन्होंने एक समिति भी बना दी थी, लेकिन उस समय बीजेपी के पास में क्लियर मैंडेट नहीं था, उनके पास में अपना इतना वोट नहीं थे, उनके पास में इतनी वो नहीं थी कि वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो अपने दम पर कोई भी बिल को पारित करा सके। लेकिन इस समय इनके पास में पूरी सरकार के पास में पूरा बहुमत था, पूरा सब कुछ था, तो उन्होंने आसानी से उसको पारित करा दिया। तो सबसे पहले इंडिया के अंदर अगर हम बात करें जीएसटी की बात किसने छेड़ी थी, वो थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, सन 2000 में छेड़ी गई थी सबसे पहले। ये बड़ी बात पारित होते होते आप ये लगा लीजिए 2000 में शुरुआत हुई थी और पारित होते होते 2017 में आ गए हम लोग। 17 साल लग गए उस चीज को, टाइम निकलता चला गया, 17 साल बाद वो पारित हुई थी। क्लियर हो गई। इसके लिए पेनल्टी क्या है? पेनल्टी का मतलब अगर कोई बंदा जीएसटी की चोरी करता है, यानी कि वो जीएसटी पेड नहीं करता है, जीएसटी कलेक्ट कर ले रहा है लेकिन पेड नहीं कर रहा है, तो इसके लिए 5 इयर्स जेल, यानी आपको 5 साल जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप जीएसटी को चोरी कर लेते हो तो 5 साल के लिए आपको जेल हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट क्या होता है? देखिए 269A सबसे पहला अमेंडमेंट यहां आया था। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। जीएसटी अप्लाई होने के बाद में उसमें कई सारे संशोधन हो चुके हैं, ये वाला नियम बनने के बाद में कई सारे संशोधन हुए हैं। सबसे बड़ा संशोधन जो था वो था 269A। ठीक है, ये एक अनुच्छेद होते हैं, उस अनुच्छेद कोई भी संशोधन होता है वो किसी अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो 269A में संशोधन हुआ था, और किस चीज को लेकर हुआ था? आईजीएसटी को लेकर, क्योंकि इसी को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन थी कि आईजीएसटी किस तरह से एप्लीकेबल होगी। तो वो सबसे पहला संशोधन था 269A में किया गया था। ये अनुच्छेद का नाम है 269A। और जो दूसरा बड़ा संशोधन है वो है 279A। इसमें जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया हुआ है, अब इसी की बात करने वाला हूं। इसमें जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया हुआ है, जीएसटी काउंसिल। तो यहां से हमें समझ में आया जीएसटी काउंसिल क्या होती है। तो देखिए जीएसटी के रूल्स बनाने वाली जो संस्था है, या फिर कभी भी कोई कानूनी पेच पड़ जाता है, कोई विवाद हो जाते हैं, तो उनको सुलझाने के लिए संस्था भी तो होनी चाहिए। तो संस्था को बनाया गया, उसको नाम रखा गया जीएसटी काउंसिल। काउंसिल में कितने मेंबर हैं? देखिए समझते हैं, काउंसिल में कितने मेंबर है प्रेजेंट में? जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर्स हैं। और आप बहुत आसानी से इनको याद कर सकते हो 33 कैसे हैं, ये भी मैं आपको समझा रहा हूं 33 कैसे हैं। तो देखो पहला मेंबर होता है इसमें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इसका प्रेसिडेंट होता है। केंद्रीय सरकार के राज्य मंत्री और होते हैं, जैसे वित्तीय मंत्री अगर हम बात करें, निर्मला सीतारमण एट प्रेजेंट है हमारी, तो वो इसकी प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट। और हर विभाग का एक राज्य मंत्रालय और होता है, स्टेट अफेयर्स देखता है जो केंद्रीय सरकार का हर विभाग का एक राज्य मंत्रालय होता है। एट प्रेजेंट वो है अनुराग ठाकुर, वो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट इसके। यानी कि जो जीएसटी काउंसिल है उसका प्रेसिडेंट कौन होगा? जो भी हमारे इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपने आप उसका प्रेसिडेंट हो जाएगा। और जो भी उस डिपार्टमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट का जो स्टेट मिनिस्टर है वो अपने आप उसका कौन हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो 2 मेंबर यहां पर काउंट हो जाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, हमारे इंडिया में स्टेट कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं। तो हर स्टेट में से एक एक पर्सन हर स्टेट में से ले लिए जाते हैं। तो 28 ये लोग आ गए। इसके बाद बात आती है यूनियन टेरिटरीज से 3 लोग लिए जाते हैं। अब तो यहां पर समझना है, तो अच्छी जानकारी देता हूं। यूनियन टेरिटरी से 3 लोग लिए जाते हैं, पहले काउंटिंग कर लेते थे, वो 33 हुए नहीं हुए। एक यहां पर आया था, एक यहां पर आए थे 2, 28 यहां से आ गए हमारे। खेलो कितने हुए? 30। और यूनियन टेरिटरी से 3 आए तो 30 और 3 कितने हुए? 33। अब बात आती है यूनियन टेरिटरी से 9 आए। एट प्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारी? 9 है। तो यहां से केवल 3 ही क्यों लिए गए? तो समझेंगे उस बात को। यूनियन टेरिटरीज 9 है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज का मतलब क्या होता है? हिंदी में उसको बोलते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश, यानी ऐसे प्रदेश जिन पर केंद्र का शासन है। तो केंद्र का शासन है तो केंद्र की तरफ से तो ये आएंगे यहां पर। तो फिर सर ये 3 ही क्यों ले लिए गए? अगर जिन पर केंद्र का शासन है तो 3 क्यों ले लिए गए? तो देखिए यूनियन टेरिटरीज में 3 यूनियन टेरिटरीज इतनी बड़ी हैं कि उनकी अपनी खुद की विधानसभा है। ठीक है, 9 यूनियन टेरिटरीज में से केवल 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, जहां पर मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। और वो 3 कौन कौन सी हैं? दिल्ली, आपने सुना होगा, अरविंद केजरीवाल है ना। और दूसरे नंबर पर आता है जम्मू कश्मीर और पांडुचेरी। ये 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास में अपनी विधानसभा है। टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये आपको पता ही है, अब नई हो गई हैं। उसको जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, वो यूनियन टेरिटरीज में चला गया है। लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरीज बन गई है।
तो अब टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज है हमारे इंडिया में, उनमें से 3 के पास में अपनी विधानसभा है और इसी वजह से उन पर उनके अपने अपने मुख्यमंत्री भी हैं, तो उन पर शासन केंद्र सरकार नहीं कर रही है। केंद्र सरकार किन पर कर रही है? बचे हुए 6 पर, तो उसलिए उनके मेंबर नहीं लिए गए, इन तीनों की तरफ से एक एक मेंबर लिया गया। भविष्य में जैसे सपोज इस समय लद्दाख को बनाया गया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, भविष्य में मान लो लद्दाख में भी विधानसभा चुनाव करवा देते हैं ये लोग, तो लद्दाख का एक मेंबर अपने उसमें आगे जुड़ जाएगा, मेंबर 34 हो जाएंगे। तो 33 का नंबर समझ में आ गया, जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर किस तरह से आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा जीएसटी काउंसिल का किस तरह से पूरा सेटअप है। इसकी हम बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि जीएसटी का जो बिल है वो कौन से नंबर का बिल था। ठीक है, जीएसटी बिल कौन से नंबर का बिल था। कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा 101वें नंबर का बिल था और कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा 122वें नंबर का बिल था। अब ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा 101 नंबर का था 122वें नंबर का था। तो देखिए एक्चुअली में 101 भी था और 122वां भी था। अब ये कैसे था वो हमें समझना है। देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी बिल को, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, किसी भी बिल को जब कोई भी सरकार पारित कराती है तो वो पारित कैसे होता है। सबसे पहले वो उस बिल को लोकसभा में लेकर आएगी, लोकसभा में पारित हो गया, दैट आफ्टर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पारित हो गया, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति ने भी सिग्नेचर मार दिए तो कहते हैं संशोधन लागू हो गया, यानी बिल में संशोधन हो चुका है। ठीक है, एक होता है बिल लाना और एक होता है बिल में संशोधन होना। तो देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए 100वां बिल आया कोई। ठीक है, ये बिल कब से आ रहे हैं? जब से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से कोई ना कोई सरकार अपने कोई ना कोई बिल लेकर आ रही होती है। तो 100वां बिल आया कोई और मान लीजिए वो संशोधन भी हो गया, तो संशोधन भी मान लीजिए वो 100वें नंबर का ही था। ठीक है, फिर उसके बाद में 101वां बिल आया, 101वां बिल आया। ठीक है, उसके बाद में लोकसभा के पास गया, राज्यसभा के पास गया, प्रेसिडेंट के पास गया और किसी भी रीजन से वो संशोधित नहीं हो पाया, फेल हो गया, वो उसके फेल हो गया, संशोधित नहीं हो पाया, क्या हो गया? फेल हो गया। तो क्या यहां पर कोई नंबर बढ़ा? क्योंकि संशोधित नंबर तो नहीं बढ़ पाया अभी। ऐसे फिर मान लो 102वां आया, वो भी फेल हो गया। 103वां बिल पारित, जरूरी नहीं सारे में जीएसटी के पास करेगा, बीच में काय के बिल आए होंगे लेकिन वो फेल होते गए, पारित नहीं हुए। 104 नंबर का आया, वो फेल हो गया, पारित नहीं हुआ। ऐसे करते करते 122वें नंबर का बिल आया, वो पारित हो गया और जब वो पारित हो गया तो उसको नंबर कौन सा मिलेगा? 122वां मिलेगा क्या? अरे संशोधित बिल 100 के बाद में कौन सा आया हमारा? 101वां बिल आया हमारा। तो अगर कोई ये पूछे कि जीएसटी कौन से बिल में पारित हुआ, तो पारित कौन से बिल में हुआ, संशोधित कौन से बिल में हुआ? 101वां बिल संशोधन हुआ था और पारित यानी कि प्रेजेंट कब करा गया था? वो 122वें नंबर पर प्रेजेंट किया गया। तो ये कंफ्यूजन डाल देते हैं कभी कभी एग्जाम में कि जीएसटी का कौन से नंबर का बिल था। तो जो पारित किया गया, जो प्रेजेंट किया गया तो 122वां था और संशोधित किया गया वो बिल नंबर कौन सा था? 101वां था। ठीक है, बहुत से लोग क्या कहते हैं एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, वो कहते हैं दोनों ही सही, दोनों पे टिक लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर करने के लिए मैं दोनों चीज बता दी। जीएसटी स्लैब, जीएसटी की जो रेट स्लैब है वो बता देता हूं। जीएसटी जो है 4 स्लैब बनाई गई है जीएसटी की। सबसे पहली वाली है 5%। ठीक है, उसके बाद जो अगली स्लैब बनाई गई है वो है 12%, फिर बनाई गई है 18% और फिर बनाई गई है 28%। ये 4 स्लैब बनाई गई है जीएसटी में, यानी कि हर स्लैब के अंदर कुछ ना कुछ आइटम। अच्छा, एक 0% वाला भी है। देखिए इनको समझते हैं पहले। 0% के अंदर वो आइटम आते हैं जिन पर आपको जीएसटी देनी ही नहीं है, यानी आप ऐसे आइटम का बिजनेस कर रहे हो जिन पर आपको जीएसटी देनी ही नहीं है। जैसे कि बहुत रोजमर्रा जरूरत की चीजें जो होती है जिन पर हमें जीएसटी कभी देनी ही नहीं पड़ेगी। जैसे हम दूध खरीद रहे हैं, ठीक है, हम लोग अंडा खरीद कर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, किसान जो अपनी मेहनत करके अनाज बनाते हैं, तो इन पर कभी भी कोई जीएसटी नहीं देनी है, तो 0% वाले हो गए। अब बात आती है 5% के अंदर कौन आते हैं? थोड़ी जरूरत की चीजें जो होती हैं, थोड़ी कम जरूरत की, तो बिल्कुल मोस्ट नेसेसरी थी, इनसे थोड़ी सी ऊपर जो जाती है वो किसमें चली जाती है? 5% स्लैब में। यानी कि अगर आप उन चीजों का उत्पादन कर रहे होंगे तो आपको 5% जीएसटी पेड करनी पड़ेगी। उससे थोड़े सा ऊपर बढ़ते हैं, कितने परसेंट पर आ जाते हैं? 12% पर आ जाते हैं, कि आपको 12% जीएसटी के आप अंदर आते हो। उससे भी ऊपर जाते हो तो किसमें आ जाते हैं? 18% में। और सबसे मैक्सिमम रेट जो हमारे इंडिया के अंदर 28% है। यही कि एक और चीज जान लो, जीएसटी की सबसे महंगी दर इंडिया में ही एप्लीकेबल है, 28%। इतनी जीएसटी किसी भी देश में किसी में भी नहीं है, इंडिया में ये सबसे मैक्सिमम 28% जीएसटी है। बाकी किसी भी देश में 28% नहीं है, सब में कम कम है। ठीक है, जैसे हम इंडिया की बात करें वहां पर 20% है केवल। तो यहाँ पर मोस्ट सबसे महंगी दर 28% हमारे इंडिया में है। यहाँ पर कौन सी चीजें आती हैं? यहाँ पर वो आ रही है विलासिता के साधन है आपके। जैसे आपने कार खरीदने गए,
कार खरीदने गए, भैया तुम पर बहुत पैसा, तुम कार खरीद रहे हो, सरकार कहेगी थोड़ा सा पैसा हमें भी दे जाओ भाई, तुम मस्ती मार रहे हो, हमें भी थोड़ी मस्ती करा दो। तो ये कार वालों से कितना टैक्स वसूलेंगे? 28% वसूलेंगे। समझ में आ रहे? जो भी मतलब ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जरूरत में नहीं है, हमारी जरूरत के साधन में नहीं आते हैं, कोई महंगी महंगी चीज खरीदने जाओगे तो उस पर सरकार होती है 28% टैक्स दो भाई, तुम भी आनंद ले रहे हो, हम भी आनंद लेंगे थोड़ा सा तुम्हारे पैसों से। अब सरकार टैक्स क्यों लेती है ये भी आपको बता दो। सरकार अगर टैक्स नहीं लेगी ना तो सरकार काम कैसे करेगी? सरकार बहुत सारी चीजें फ्री में देती है, आपको मालूम होना चाहिए। राशन सरकार गरीब लोगों को मुफ्त में बांटती है, एलपीजी भी जो आपके पास में आता है उसको आप मालूम है सब्सिडी मिलती है आपको, है ना, वो महंगा होता है, आपको थोड़ा सा पैसा कम मिलता है। सरकार बहुत सारे काम कर रही है, तो सरकार रोड्स बनवाती है। हाँ, अभी कभी भी कोई दिक्कत आ जाती है, आपने देखा होगा कहीं पर कोई बाहर आ गई, कुछ आ गई, तो वो उसको अपना वो पैसा देती है कि इतने रुपए का हमारी तरफ से वो ले लो। कहां से पैसा आ रहा है? वो टैक्स के रूप में ही जाता है। तो ये सरकार को लेना बनता है, इसमें कोई गलत नहीं है। मत सोचना सरकार हमसे पैसा वसूल कर रही है, भाई आप पैसा कमा रहे हो, सरकार उसमें तो पैसा ले रही है, ठीक है, तो ये कोई गलत नहीं होता। ठीक है, तो बस ये जरूरत के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं। 0% वो आते हैं जो बहुत ज्यादा आवश्यक मूलभूत चीजें हैं, और 28% में वो आते हैं जो बहुत ही ज्यादा विलासिता के साधन है। एग्जाम्पल मैंने कार रखा है, समझ सकते हो। उसके बीच की चीजें 5%, 12%, 18% में डली हुई है। जीएसटी की चोरी कैसे होती है? देखो, चोरी भी, और वो भी नंबर 1 तरीके से, ईमानदारी से। देखो, सबसे पहले मैं 2 कंपनियों का नाम लेता हूं, आपने नाम सुने होंगे। पैरासूट कंपनी का नाम सुना आपने? हाँ, पैरासूट कंपनी का नाम सबने सुना है। पैरासूट क्या बनाती है? पैरासूट गोले का तेल बनाती है, गोले का तेल बनाती है, ठीक है। और वो कैसा तेल है? तेल क्या है वो? हमारे इंडिया के अंदर अधिकतर जगह पर गोले का जो तेल होता है वो बालों में लगाने काम आता है। पर अगर आपने कभी गौर करा और नहीं करा तो आगे करना, पैरासूट का तेल खरीद कर लेकर आना, उसके पूरे डिब्बे पर कहीं पर भी तुमको हेयर ऑयल लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलने वाला। हेयर ऑयल उस पर लिखा ही नहीं है, उस पर लिखा हुआ है एडिबल ऑयल, खाने का तेल, है ना। उस पर कहीं नहीं लिख रहा है कि वो हेयर ऑयल है, कहीं नहीं लिख रहा है, ठीक है। अब क्यों नहीं लिखा है उन्होंने? उनकी चालाकी सुनो। मतलब पैरासूट बालों में लगाने का तेल है ही नहीं है। पैरासूट कंपनी ने कभी बोला ही नहीं कि भाई ये बालों में लगाने का तेल है, कभी नहीं बोला उसने, ठीक है। अब क्या हुआ इस चीज को लेकर? क्यों कंपनी ने क्यों करा उसको समझते हैं। अभी जो पैरासूट जो तेल है वो क्या अपने आप को क्या डिफाइन कर रहा है? पैरासूट वाले अपने आप को क्या डिफाइन कर रहे हैं? वो डिफाइन कर रहे हैं भाई हम लोग जो हैं, हम तो कौन सा तेल बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं वनस्पति तेल बना रहे हैं, एडिबल ऑयल बना रहे हैं। तो पता है जीएसटी की कौन सी स्लैब के अंतर्गत आता है? 5% के अंदर, यानी ये 5% टैक्स कर रहा है। और जैसे ही ये डिफाइन कर देगा कि हम हेयर ऑयल बना रहे हैं, ये 18% वाली स्लैब में आ जाएगा, यानी इसको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 18%, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस पर केस भी हो गया, यानी कि इस पर केस कर दिया गया, पैरासूट वाले पर केस करा गया। तो ये मामला गया जीएसटी काउंसिल के पास में कि भाई ये तो एडिबल ऑयल बनाकर बेच रहे हैं, ये तो हेयर ऑयल है, तो कॉस्मेटिक का सामान है, तो इस पर 18% टैक्स लगना चाहिए। अब इस पर बातें हुई, विचार विमर्श हुआ, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बैठी, बात हुई, तो उन्होंने बोला भाई देखो कंपनी जो प्रचार कर रही है वो कंपनी ने कहीं पर भी लिख कर नहीं दिया ये हेयर ऑयल है, ठीक है। कंपनी ने कहीं लिख कर नहीं दिया ये एडिबल ऑयल के रूप में यूज होता है, ये भी बात गलत नहीं है। कंपनी कह रही है एडिबल ऑयल है, तो ये भी बात गलत नहीं है, एडिबल ऑयल है। अब लोग इसका कुछ और यूज कर रहे हैं तो हमें कंपनी क्या करेगी? तो कंपनी को उसका पूरा बेनिफिट मिला, और कंपनी अभी भी 5% के साथ में मजे ले रही है, जबकि देना 18% चाहिए। तो ये क्या था? ये स्मार्ट चोरी थी, है ना। खुलकर चोरी कर रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। हाँ, दूसरे नंबर पर एक और बड़ा एग्जाम्पल देता हूं। दूसरा सुना होगा आपने, किटकैट। किटकैट क्या है? चॉकलेट है। किटकैट क्या है? चॉकलेट है। अब क्या हुआ, इस पर भी एक विवाद हो गया। किटकैट क्या है? चॉकलेट है। चॉकलेट पर भी टैक्स ज्यादा लगता है, नियर अबाउट 28% चॉकलेट पर टैक्स जा रहा है इस समय, ठीक है। और किटकैट जो आ रही है, किटकैट जो टैक्स दे रही है वो कम स्लैब के अंदर है, वो मुझे ध्यान नहीं इस समय कितना है, लेकिन वो कम स्लैब के अंदर आ रही है, ठीक है। कैसे हुआ यहाँ पर भी? किटकैट ने कभी भी अपने आप को ये बोला ही नहीं कि हम चॉकलेट बेच रहे हैं। आपने किटकैट खरीदी हो तो उस पर लिखा होता है वेफर बार, या फिर लिखा होता है वेफर विद चॉकलेट कोटिंग, है ना। तो उस पर भी नियम पहुंच गया, काउंसिल में पहुंच गया, विवाद पहुंच गया। तो किटकैट वालों ने बोला कि हमने तो कभी बोला ही नहीं कि हम चॉकलेट बेच रहे हैं। तो विवाद पहुंचा, बोले कि नहीं चॉकलेट नहीं, तुमने बोला तो नहीं, लेकिन चॉकलेट तो है। बोले नहीं है, हम तो वेफर बेच रहे हैं, चॉकलेट की तो कोटिंग है, ठीक है। वो जो जिसने केस करा है वो क्या कह रहे हैं? चॉकलेट है, इसके अंदर वेफर है। कंपनी कह रही है नहीं, वेफर है, इसके ऊपर चॉकलेट है। तो ये थोड़ा सा विवाद हुआ। तो उसके बाद में जो निर्णय निकल कर आया वो ये निर्णय निकल कर आया, बोले भाई ये सही कह रहे हैं, केवल कोको पाउडर मिला देने से कोई चॉकलेट नहीं बन जाता, और उन्होंने लिखा भी नहीं, वो तो साफ साफ वेफर बार लिख रहे हैं, तो नहीं भैया इनको आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब सरकार ने इसके बाद अभी जो नया रूल आया उसमें क्लियर लिख कर दिया है वेफर बार विद चॉकलेट कोटिंग भी 28% के अंदर आएंगे, यानी किटकैट उस समय तो केस जीत गई थी, लेकिन अब उस स्लैब में वो आगे आ जाएगी। समझ में आया?
बोलो समझ में आया? तो बहुत से लोग ऐसे करके स्मार्ट तरीके से अपने टैक्स को बचा भी ले जाते हैं। ठीक है, ये तो खैर जीएसटी में था। आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा, आप चौंक जाओगे भी सुनकर, है ना। तो लेकिन वो जीएसटी में नहीं आता है, साथ में लेकिन आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, सचिन तेंदुलकर कौन है? क्रिकेटर। लेकिन अगर तुम सचिन तेंदुलकर ने जो अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी कर रखा है, सचिन तेंदुलकर इज नॉट ए क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर इज एन एक्टर। होता क्या है कि वो जो इनकम टैक्स पेड करता है, तो इनकम टैक्स की जीएसटी से थोड़ा अलग है। इनकम टैक्स की धारा होती है एटीआरआर। वो क्या कहती है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल का मतलब आप म्यूजिशियन हैं, आप ऑथर हैं, आप कुछ भी स्पेशलिस्ट है किसी चीज के, और अगर आपको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, फॉरेन करेंसी की आपको प्राप्ति होती है, तो आपको कुछ टैक्स में बचत मिल जाएगी। तो सचिन तेंदुलकर बहुत सारे एंडोर्समेंट कर रहे थे, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट सचिन तेंदुलकर ने करे थे, है ना। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का वो ब्रांड एम्बेसडर था, तो उसको फॉरेन करेंसी में पैसा मिलता था। ठीक है, तो जब उस पर बात आई तो उसने शो कर रखा था कि मैं एक्टर हूं, तो एक्टर होने के नाते उसको एटीआरआर का फायदा मिल रहा था। तो वो पहुंच गया मामला कोर्ट में कि भाई ये तो क्रिकेटर है, कौन कह रहा है एक्टर है, तो क्रिकेटर है। तो सचिन ने शो कराया, भाई ये जो मुझे पैसा मिल रहा है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो मिल रहा है, मैं एक्टिंग कर रहा हूं टीवी पर आकर, उसके लिए मिल रहा है, क्रिकेट खेलने के लिए थोड़ी मुझे पैसा मिल रहा है। तो वो भी उस केस को जीत गया। तो इस तरह से स्मार्ट टेक्नोलॉजी करके भी टैक्स बचाया जा सकता है। तो ये तो थे कुछ स्मार्ट वे। इसके अलावा भी कुछ तरीके होते हैं जीएसटी जो इस समय प्रेजेंट में चल रहा है। मैं आपको तरीके बताता हूं इस समय प्रेजेंट में क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे एक रूल है कि अगर हम फॉरेन से, विदेश से अगर हम कोई भी माल को खरीदते बेचते हैं, तो सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी मिलती है। यानी अगर हमने फॉरेन के किसी भी कंपनी को अगर हमने कोई माल बेचा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, अगर वो करा तो कुछ सब्सिडी मिल जाती है। सब्सिडी का मतलब समझते हैं ना आप लोग, यानी कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। कुछ लोगों ने क्या कर रखा है कि उनकी इंडिया में कंपनी है, उन्होंने विदेश में किसी कंपनी से अपनी सेटलमेंट कर लिया। ठीक है, कुछ उन्होंने आपस में बात कर ली। ठीक है, बोले भैया एक काम हुआ कि हम आपके यहां पर माल भेजेंगे, खाली कार्टून भेजे जा रहे हैं, समझना, खाली कार्टून भेजे जा रहे हैं, डिब्बे कुछ माल नहीं है उसके अंदर, बिल बनाया जा रहा है। ठीक है, कि इतने रुपए का ये भेजा, इतने रुपए का ये भेजा, इतने रुपए का ये भेजा, वो खाली कार्टून आप पहुंच रहे हैं और वो उसको रिसीव कर रहे हैं। समझ में आ गई? यानी कि ना तो इसकी जेब में से, इसके जेब में से माल गया, ना उधर से क्या आया, पैसा आया, लेकिन इन्होंने बिल में शो कर दिया कि हमने माल बेचा है, उसने शो कर दिया, हमने पेमेंट करा है, एंड देन आफ्टर सब्सिडी मिली है, वो दोनों मिल बांट कर खा रहे हैं। तो ये एट प्रेजेंट एक तकनीक निकाल ली गई है जीएसटी को चोरी करने की। यू ऑल नो वी आर इंडियंस, है ना, हम सब चीज का कोड निकालते रहते हैं। तो ऐसे करके और भी कोई सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आपको भी पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कौन से तरीके से जीएसटी की चोरी होती है। तो फिलहाल आज का टॉपिक था जीएसटी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पूरी तरह समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।